अगर मैं आपसे पूछूं कि लाहौर का बानी कौन था तो शायद आप फौरन कहेंगे लौ रामचंद्र का बेटा। लेकिन हकीकत में तो ये एक मिथ है। तो फिर सवाल ये है कि लाहौर का बानी कौन था और इसकी बुनियाद कब रखी गई। क्या इस शहर को वाकई किसी राजे ने बनाया था या किसी फकीर ने या फिर किसी गुलाम ने या फिर किसी ऐसे ने जिसका नाम तारीख ने कभी लिखा ही नहीं। इस वीडियो में हम तलाश करेंगे एक ऐसे शहर की बुनियाद जो हर दौर में जला और फिर जिया। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वो दावे कौन से हैं जो लाहौर के बानी होने का ताज सर पर सजाए बैठे हैं। कभी राजा प्रेक्षित, कभी चुच बिन भिंडरा, कभी रामचंद्र का बेटा लौ, कभी सिकंदर का गुलाम, कभी ब्राह्मण राजे, कभी महमूद गजनवी। कोई शायर कहता है लाहौर को अयाज ने बसाया, कोई मोरख कहता है कि ये सिर्फ एक सूरज मंदिर था। देखें, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से तारीख के सीने पर चिपका हुआ है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे सका। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया समेत दुनिया भर में किन किन शहरों या बस्तियों का नाम लाहौर है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लाहौर के नीचे कितने शहर दफन हैं, इस शहर के कितने बानी माजी की गर्द में खो गए और आखिर ये शहर वाकई किसने बसाया, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि ये सिर्फ एक रिसर्च नहीं बल्कि लाहौर के वजूद की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसका आगाज तो है मगर शायद इंजाम नहीं। लाहौर की तारीख में जो पहला बाकायदा नाम मिलता है वो है राजा प्रेक्षित का। ये नाम हमें मिलता है एक पुरानी फारसी किताब तोहफातुल वासिलीन में जो 1045 में लिखी गई थी। मुसन्निफ थे शेख अहमद हुसैन जिंजानी। किताब में एक सादा सी लाइन है और वो ये कि लाहौर की बुनियाद राजा प्रेक्षित ने रखी थी जो दिल्ली के पांडु राजाओं की नस्ल से था। बस इससे आगे कुछ नहीं। ना राजा प्रेक्षित की लोकेशन, ना उसका जमाना, ना उसकी हुकूमत का कोई सुराग। लेकिन बाद में सर सैयद अहमद खान ने इस जिक्र को मजीद खंगाला। उन्होंने 2 राजा प्रेक्षित तलाश किए जो किसी वक्त दिल्ली के तख्त पर बैठे थे, जिनमें पहले प्रेक्षित के बारे में कहा जाता है कि वो 1414 कबल मसीह में दिल्ली पर हुक्मरान बना। उसके बाप का नाम था अर्जुन और दादा अभिमन्यु। कहा जाता है कि पहला प्रेक्षित सांप के काटने से मर गया था। दूसरा प्रेक्षित राजा जीवन जट का बेटा था और इसने दिल्ली पर 8 साल हुकूमत की। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से किसने लाहौर की बुनियाद रखी। अगर पहले प्रेक्षित को लाहौर का बानी माना जाए तो लाहौर की बुनियाद 1400 कबल मसीह में पड़ी, यानी हजारों साल पहले। लेकिन यहाँ एक खला है, क्या उस जमाने में लाहौर वाकई मौजूद था? क्या प्रेक्षित कभी पंजाब आया? क्या उसने यहाँ हुकूमत की? क्या किसी और ने उसका जिक्र किया? नहीं। तो फिर ये दावा अपनी जगह पर है मगर इसके साथ कोई सबूत नहीं। और दूसरा प्रेक्षित, उसकी हुक्मरानी निस्बतन बाद के दौर की है, जबकि लाहौर उसकी हुक्मरानी से पहले ही एक बस्ती बन चुका था। तो नतीजा ये निकलता है कि राजा प्रेक्षित का जिक्र तारीख में तो जरूर मौजूद है मगर वो लाहौर की बुनियाद का पहला अंदाजा है, ये कोई तस्दीकशुदा हकीकत नहीं है। तारीख के अगले सफ़े पर एक और नाम आता है, राजा चुच बिन भिंडरा। ये नाम हमें मिलता है एक मारूफ तारीखदान की किताब में जिसका ताल्लुक था कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर से, यानी 12वीं सदी के शुरू के साल। मोरख का नाम था फखरे मुदब्बर और किताब थी आदाबुल हर्ब। फखरे मुदब्बर लिखता है कि तारीख में आया है कि चुच बिन भिंडरा लाहौर का हुक्मरान था और इसने लाहौर की बुनियाद रखी। ये दावा दिलचस्प है मगर एक खामोशी यहाँ भी है। ना उसके दौरे हुकूमत की तारीख, ना कोई और हवाला। अलबत्ता उसके पोते राजा धनरात की हुकूमत सन 990 में ख़त्म हुई थी और उसका बेटा राजा चंद्रात 990 से 999 तक लाहौर पर हुक्मरान रहा। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चुच शायद 10वीं सदी के आगाज या उससे ज़रा पहले का राजा रहा होगा, जबकि बहुत से माहिरीन मानते हैं कि लाहौर उससे सदियों पहले ही एक बस्ती बन चुका था। तो मुमकिन है कि चुच ने या तो शहर को बाकायदा शक्ल दी हो, या इसका नाम बदला हो,
या लाहौर को एक नई पहचान दी हो, मगर बानी कहलाना शायद नहीं। अब आ जाएं सबसे मकबूल दावे पर, और वो दावा ये है कि लाहौर की बुनियाद रखी थी लौह ने, रामायण के मशहूर किरदार रामचंद्र के बेटे ने। ये दावा आया सबसे पहले सुजन राय की किताब से, जिसका नाम था खुलासातुल तवारीख, और ये 1695 में लिखी गई। औरंगजेब के दौर में सुजन राय ने लिखा कि लाहौर दरियाए रावी के किनारे एक कदीम शहर है जिसे रामचंद्र के बेटे लौह ने आबाद किया। यानी सबसे पहले ये दावा सुजन राय ने किया था। बस ये एक जुमला और एक दास्तान शुरू हो गई। फिर एक लंबी फहरिस्त है उन मुर्रखीन की जिन्होंने इस बयान को दोहराया। कुछ ने तो सुजन राय का नाम लिया, कुछ ने ऐसे लिखा जैसे खुद तहकीक की हो। इन मुर्रखीन में बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। यही नहीं, बाज लोगों ने तो लाहौर के शाही किले में मौजूद लौह के मंदिर के आसार को भी लौह की मौजूदगी का सबूत बना लिया। लेकिन अब असल सवाल उठता है, क्या वाकई लौह कभी लाहौर आया था? कि रामचंद्र का ताल्लुक अयोध्या से था और उसकी सल्तनत का दायरा कभी भी पंजाब तक नहीं आया। ना ही लौह या कस्सों के लाहौर या कसूर आने के कोई सबूत है, ना इनकी हुकूमत का कोई सबूत है, ना सफर का, ना आबादकारी का। और अगर वो वाकई यहाँ आए होते तो तारीख के औराक या ज़राए मसलन अल-बैरूनी या फ़ख्र मुदब्बर उनका जिक्र जरूर करते, मगर खामोशी है। जब हम ये बात करते हैं कि लाहौर को राजा लौह ने बसाया था, तो अक्सर ये दलील दी जाती है कि लाहौर और लौह के नाम में सिमिलैरिटी है, शायद लाहौर लौह के नाम से निकला है। लेकिन अब आइए जरा इस दलील की जड़ भी खोदते हैं। क्या किसी जगह का नाम किसी शख्सियत से मुशाबे हो तो क्या वही शख्सियत उसकी बानी हो जाती है? पहले लाहौर को देखते हैं और फिर बाकी और जहाँ जहाँ लाहौर हैं उनको। जी हाँ, सिर्फ पंजाब वाला लाहौर नहीं, बल्कि और भी दर्जनों लाहौर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में स्वाबी में एक लाहौर है जो अब एक बाकायदा तहसील हेडक्वार्टर बन चुका है। इसी सूबे में मालाकंड के करीब भी एक बस्ती है जिसका नाम लाहौर है। फिर सवात की भशाम वैली में दरियाए सिंध के किनारे एक और लाहौर मौजूद है। फिर मर्दान से 8 मील नॉर्थ में एक पहाड़ी है जिसे लाहौर कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसी पहाड़ी का जनूबी हिस्सा दिल्ली कहलाता है और झंग और फैसलाबाद के दरमियान भी लाहौर नाम का एक गांव आज भी मौजूद है। अब जरा मुल्क से बाहर नजर डालें। अफगानिस्तान में एक तारीखी शहर है जिसे कभी राजपूतों का मरकज माना जाता था और इसका नाम भी लाहौर था। राजस्थान में भी एक जिला पाया जाता है जो लाहौर के नाम से मशहूर था। ईरान में कई देहात ऐसे हैं जिनके नाम लौ या लौ से शुरू होते हैं। सेंट्रल एशिया में और हत्ता के फ्रांस में भी एक दरिया है जिसे लौ कहा जाता है। और हाँ, अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में भी एक जगह है जिसका नाम है लाहौर। अब सवाल ये है कि क्या इन सब जगहों को भी लौ ने बसाया था? यकीनन नहीं। तो फिर सिर्फ पंजाब के लाहौर को लौ से जोड़ देना कैसे एक तारीखी दलील बन सकता है? ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि अर्जेंटीना को गुरु अर्जुन देव ने बसाया होगा, या भोपाल शहर का बानी भोप सिंह था, क्योंकि नाम मिलता है। तारीख नाम से नहीं बल्कि शवाहिद से लिखी जाती है। लिहाजा लाहौर का नाम लौ से मिलता जरूर हो सकता है, लेकिन इस बुनियाद पर इसे लौ की जागीर करार देना बस एक रोमांटिक सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ के तारीखी हकीकत। तारीख के एक और अहम मोड़ पर हमें एक ताकतवर नाम मिलता है, सुल्तान महमूद गजनवी का। बाद रवायात में दावा किया गया है कि जब सुल्तान महमूद ने लाहौर पर हमला किया तो ये शहर पहले ही एक वीरान बस्ती में बदल चुका था, जिसकी वजह कहत, हमले और सियासी कमजोरियां थीं। 1892 में सैयद मोहम्मद लतीफ ने अपनी किताब में ये बयान दर्ज किया है कि जब सुल्तान महमूद ने लाहौर की बुनियाद रखी तो गोया उसने एक ऐसी काबा जैसी इमारत की बुनियाद डाली जो ख्वाहिशों का मरकज बन जाए। ये जुमला बहुत शायराना जरूर है, मगर तारीखी हकीकत के करीब नहीं लगता। अब जरा हकायक देखते हैं। महमूद गजनवी ने लाहौर को अपनी सल्तनत में शामिल किया सन 1021 में, लेकिन लाहौर उस वक्त भी एक आबाद शहर था। एक किला भी मौजूद था, लोग भी बसते थे और यहाँ पर हिंदू शाही खानदान की हुकूमत थी। तो फिर महमूद ने क्या किया? शहर पर कब्जा किया, हुकूमत संभाली और मुमकिन है कि कुछ नई इमारतें भी तामीर करवाई हो, मगर उनमें से किसी इमारत का कोई वाज़े निशान आज तक नहीं मिला। तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या किसी फातेह का एक वीरान शहर को संभालना उसे उसका बानी बनाता है? नहीं, ये ऐसे ही है जैसे कोई जल्जले के बाद
किसी शहर में नई इमारतें खड़ी कर दे तो क्या वो उस शहर का बानी बन जाता है? महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया, ना कि उसकी बुनियाद रखी। उसके दौर में लाहौर को सियासी अहमियत जरूर मिली, मगर ये कहना कि लाहौर को महमूद ने बसाया, ये गलत होगा। लाहौर की तारीख में एक और नाम है जो अक्सर सुना जाता है, अयाज। सुल्तान महमूद का गुलाम, लाहौर का गवर्नर और बाज के नजदीक लाहौर का बानी। ये दावा कहाँ से आया? सन 1742 में पंजाबी शायर खैरुल्लाह फिदा ने अपनी मशहूर मसनवी मिर्जा साहिबा में अशार लिखे और कहा कि लाहौर का बानी अयाज है, महमूद का गुलाम। ये शेर अगर आप पढ़ें तो दिलकश जरूर है, मगर सवाल ये है कि क्या ये तारीख है या तखय्युलाती शायरी? सुजन राय जो 17वीं सदी के तारीखदान थे, वो भी अयाज का जिक्र करते हैं, लेकिन इस अंदाज में कि अयाज ने लाहौर शहर और किले को दोबारा तामीर किया पक्की ईंटों से। ये बयान हमें कुछ इशारा जरूर देता है कि अयाज ने तामीर नौ जरूर की थी, मगर तामीर अव्वल नहीं। लाहौर अयाज के दौर से सदियों पहले आबाद था। वो सिर्फ एक हाकिम था जिसने शायद शहर को बेहतर किया, किला मजबूत बनाया और लाहौर को गजनवी दौर का मरकज बनाया। तो क्या अयाज का नाम लाहौर के साथ जोड़ना गलत है? नहीं। लाहौर की शहरी खूबसूरती, सकाफती चमक और इंतजामी तरतीब में अयाज का किरदार काबिल जिक्र है, मगर बानी नहीं। लाहौर की बुनियाद से मुतल्लिक एक और अनोखा दावा हमें मिलता है, मगर ना किसी मोरख की किताब में, ना किसी सल्तनत के फरमान में, बल्कि एक सयाह की डायरी में। अलेक्जेंडर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इनटू बुखारा में सन 1834 में लिखा कि काबुल, हरात और लाहौर, ये तीनों शहर सिकंदर आजम के गुलामों ने बसाए थे। और उसने लिखा कि लाहौर सिकंदर के एक गुलाम का नाम था। पढ़ने में दिलचस्प है, मगर सवाल ये है कि क्या ये बयान किसी और जरिए में भी मौजूद है? जवाब है नहीं। ना कदीम यूनानी मुर्रखीन ने इस बारे में कुछ लिखा, ना ही सिकंदर की फतूहात से मुतल्लिक किसी तारीख में लाहौर या किसी गुलाम सिकंदर का नाम आता है। अगर सिकंदर के किसी गुलाम ने लाहौर जैसा शहर बसाया होता तो ये तारीख का अहम तरीन वाक़या होता, और कम अज कम कोई यूनानी या हिंदुस्तानी मोरख तो जरूर इसका जिक्र करता। फिर ये दावा कहाँ से आया? ये शायद मुकामी लोक कहानियों या इस्लामी दौर की रवायात का मजमुआ हो, जहाँ सिकंदर को जुल्करनैन के तौर पर नबी माना जाता था, और चूंकि सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर और लाहौर का तलफ़ुज़ बाज़ इलाकों में लाहौर या लाहावर कहा जाता था, तो कुछ लोगों ने इन दोनों को मरबूत कर लिया। ना तारीख में कोई गुलाम सिकंदर लाहौर के नाम से मिलता है, ना इस बुनियाद का कोई सबूत मौजूद है। सन 1933 में एक और मौरख आए, भोला नाथ वारिस। भोला नाथ ने एक दिलचस्प मगर गैर साबित शुदा नजरिया पेश किया, और वो नजरिया ये था कि 9वीं या 10वीं सदी ईस्वी में कुछ ब्राह्मण राजे थे जो बठिंडा पर हुकूमत करते थे, और इन्हीं राजाओं ने लाहौर को फतह करके आबाद किया। भोला नाथ के मुताबिक दो नाम सामने आते हैं, राजा अनंतपाल और राजा जयपाल, जिनकी हुकूमत काबुल और कंधार तक फैली हुई थी। ये बात बज़ाहिर माकूल लगती है, लेकिन यहाँ एक बड़ी उलझन है। ये ब्राह्मण राजे तो हिंदू शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिनकी असल बुनियाद अटक के करीब थी। लिहाजा सवाल ये है कि क्या भोला नाथ ने हिंदू शाही राजाओं को बठिंडा के राजपूत ब्राह्मणों से गलत जोड़ दिया? ज्यादातर मोरखीन का जवाब है हाँ। असल हकीकत ये है कि राजा जयपाल ने लाहौर पर हुकूमत जरूर की, लेकिन वो हिंदू शाही खानदान से था। उसके बेटे आनंद पाल को शिकस्त के बाद लाहौर की गवर्नरशिप मिली, मगर इनकी शहरी बुनियाद लाहौर से नहीं जुड़ी, बल्कि वो लाहौर के इक्तदार के वारिस थे, बानी नहीं। उधर नूर अहमद चिश्ती एक और दावा पेश करते हैं। वो लिखते हैं कि जब हजरत शाह इस्माइल मुहद्दिस लाहौर आए तो उस वक्त यहाँ के हुक्मरान ऊद या हूद कबीले से थे, एक खाना बदोश कबीला जो पंजाब और सैरवान में आबाद था। ये कबीला दरअसल हिंदू शाही राजाओं का ही एक रूप लगता है, क्योंकि बाद में इन्हीं से महमूद गजनवी ने लाहौर फतह किया। तो क्या इस कबीले ने लाहौर को बसाया था? मुमकिन है। एक ख्याल ये भी है कि लाहौर इसी खानदान का इब्तदाई मरकज था और बाद में इन्हें सल्तनत का इलाका शुमाल की तरफ दे दिया गया। तो फिर नतीजा क्या हुआ? भोला नाथ वारिस का दावा दिलचस्प जरूर है, लेकिन उन्होंने हिंदू शाही खानदान को गलत शनाख्त दे दी। असल बात यह है कि लाहौर इन्हीं राजाओं के जेरे असर था, मगर ये कहना कि उन्होंने शहर की बुनियाद रखी अभी भी कयास है।
تاریخی ثبوت نہیں۔ 1962 میں ایک محقق سامنے آتے ہیں، خواجہ عبدالرشید۔ انہوں نے لاہور کی بنیاد سے متعلق ایک نہایت انوکھا نظریہ پیش کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ لاہور کا اصل نام لا اور تھا اور یہ شہر ہری نامی آریائی قبیلے نے آباد کیا تھا، جو عراق سے آ کر سندھ، ہڑپا اور پھر لاہور تک پہنچے۔ ان کے مطابق ہری یا متانی قبیلہ سینٹرل ایشیا سے نکلا، میسوپوٹیمیا اور پھر کردستان تک پھیل گیا۔ وہاں سے حضرت ابراہیم کی جائے پیدائش اور کلدانی سے گزرتے ہوئے یہ قبیلہ ہندوستان پہنچا، پھر پہلے سندھ میں آباد ہوا، پھر ہڑپا کے آس پاس منتقل ہوا اور آخر کار راوی کنارے ایک بستی بسائی جسے انہوں نے کہا لا اور، یعنی لوگوں کا شہر یا پانی کا کنارہ۔ یہ نام بعد میں بگڑ کر لاہور بن گیا، لیکن یہاں آ کر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ثبوت کہاں؟ نہ کوئی آثار قدیمہ کی گواہی، نہ لاہور یا اس کے آس پاس ہری قبیلے کا کوئی نشان، اور نہ ہی یہ نظریہ کسی اور محقق نے قبول کیا۔ لاہور کے بانی کے طور پر ایک اور نام کافی بعد میں سامنے آیا اور وہ تھا راجہ لو چند کا۔ یہ دعویٰ 1977 میں کلب علی خان فائق نے کیا، جنہوں نے لکھا کہ لو چند دہلی کا ایک ہندو راجہ تھا جس نے شاید لاہور کی بنیاد رکھی اور اسے لو پور کا نام دیا۔ ان کے مطابق لو چند راجہ بھیم چند کا بیٹا ہے، راجہ کلیان چند کا پوتا اور رام چندر کی نسل سے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مستند تاریخی ذکر ہمیں کہیں اور نہیں ملتا۔ سر سید احمد خان نے دہلی کے راجاؤں کی جو فہرست دی ہے اس میں بھی راجہ لو چند کا کوئی نام نہیں، صرف ایک راجہ ہری چند کا ذکر آتا ہے جس نے محض 1 سال حکومت کی تھی، اور ظاہر ہے 1 سال میں لاہور جیسا شہر بسانا ناممکن ہے، لہٰذا یہ دعویٰ بھی باقی دعووں کی طرح صرف روایت پر کھڑا ہے، نہ کہ ثبوت پر۔ 1979 میں رانا علی حسن چوہان نے ایک نیا نظریہ پیش کیا، ایک ایسا نظریہ جس میں لاہور کا تعلق ایک مقامی راجے سے جوڑا گیا جسے وہ کہتے ہیں راجہ لا آف ملہستان۔ ان کے مطابق جب کشان سلطنت زوال پذیر ہوئی تو ستلج اور چناب کے درمیانی علاقے میں ایک راجہ حکمران تھا، راجہ لا۔ اس کی سلطنت کا نام تھا ملہستان، اور جب اسے بھاٹیا خاندان نے شکست دی تو وہ ہجرت کر کے راوی کے کنارے آیا اور یہاں موجود ایک چھوٹی بستی کو لوہور کے نام سے آباد کیا۔ سن بھی دیا گیا 260 سے 290 عیسوی کے سال۔ اب یہ دعویٰ بھی سننے میں بڑا مضبوط لگتا ہے، مقامی پس منظر، جغرافیہ بھی واضح اور سیاسی زوال کا دور بھی، مگر جب ہم اس کی تاریخی جانچ کرتے ہیں تو کئی خانے خالی رہ جاتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا اس نظریے کے ساتھ کوئی ماخذ یا حوالہ دیا گیا؟ جواب ہے نہیں۔ دوسرا سوال، کیا لاہور واقعی 3 صدی عیسوی میں آباد ہوا؟ زیادہ تر مورخین مانتے ہیں کہ لاہور اس سے بہت پہلے ایک زرعی بستی کے طور پر وجود میں آ چکا تھا۔ کیونکہ لاہور کا خطہ انتہائی زرخیز ہے، یہاں راوی کا پانی، قدرتی کنویں اور ارد گرد کے علاقوں سے غلہ اور اناج کی ترسیل ہوتی تھی، لہٰذا یہ ناممکن لگتا ہے کہ ایسا علاقہ 3 صدی میں جا کے آباد ہوا ہو۔ تو پھر سوال یہی ہے کہ کیا راجہ لا واقعی بانی تھا یا صرف ایک بسے بسائے شہر کا نیا حاکم؟ ممکن ہے وہ لاہور آیا ہو، شہر کی حالت بہتر کی ہو یا اپنی حکومت کی بنیاد یہاں رکھی ہو، لیکن اگر اسے لاہور کا بانی کہا جائے تو اس دعوے میں تحقیقی وزن نہیں ہے۔ ہم نے اب تک بہت سے دعوے دیکھ لیے ہیں، ہر دعوے کے ساتھ ایک کہانی تھی، کبھی روایت، کبھی شاعری، کبھی قوم پرستی اور کبھی جیوگرافی کا کھیل، مگر جب ہم ان سب کو تاریخ کے ترازو میں رکھتے ہیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے، لاہور کا بانی کوئی ایک نام نہیں، کیونکہ لاہور کبھی ایک دن میں کسی راجہ کے حکم پر نہیں بنا۔ یہ اسلام آباد کی طرح پلاننگ سے بسایا گیا شہر نہیں تھا، نہ کوئی فیتا کاٹا گیا، نہ کوئی سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ شہر رفتہ رفتہ آباد ہوا، راوی کے کنارے، قدرتی پانی، زرعی زمین اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے قبیلے، حکمران اور فاتحین، سب نے اس کی شناخت میں کچھ نہ کچھ جوڑا۔ لاہور شاید پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے شاید کسی ہندو شاہی خاندان یا کسی مقامی سردار نے سنبھالا، شاید یہ لا یا لور نام کی بستی کہلاتی تھی، اور صدیوں کی گمنامی کے بعد غزنوی دور میں پہلی بار لاہور کے نام سے پہچانا گیا۔ پھر ہر آنے والے حکمران نے اسے کبھی گرایا، کبھی سجایا، کبھی قلعہ بنایا، کبھی دروازے بنائے، اور آخر کار یہ شہر مغلوں کا مرکز بن گیا اور پھر تاریخ کا محور بن گیا۔ تو سوال کا جواب بالکل سادہ ہے، لاہور کا کوئی ایک بانی نہیں،
یہ شہر ایک تاریخی تسلسل کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی ایک راجہ، بادشاہ یا غلام کا کارنامہ۔ اور یہی اس شہر کی اصل خوبصورتی ہے، یہ صرف اینٹوں سے نہیں، نسلوں، کہانیوں، جنگوں اور مٹی میں دفن یادوں سے بنا ہے۔